नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 30 सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हम डेली क्विजेस सॉल्व करते हैं स्लॉट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, स्लॉट नंबर 1 दिन में 2 बजे होती है, उसको भी अटेम्प्ट किया करें आप। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे एरर फाइंड करना है इस एक सेंटेंस में। तो देखिए सेंटेंस है कि रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। ठीक है, तो बी पार्ट तक ये बिल्कुल ठीक है। एंड विजिट हर आंट की जगह पे होगा एंड टू, है ना, एंड टू विजिट हर आंट। तो ये जो सेंटेंस हमारा होगा दिस विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है ना, ये सी वाला पार्ट ये इनकरेक्ट था। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोइट। ठीक है, तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पे चूंकि ग्रेटर जो है क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो द जो यहाँ पे लिखा है ये नहीं होगा। तो ये कहाँ है, बी पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भरेंगे, तो द प्लान फेल थ्रू। ठीक है, तो प्लान फेल थ्रू का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि समथिंग विच इज़ फेल टू हैपन, है ना, असफल हो जाना किसी चीज़ का। तो एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं इसको, तो फेल थ्रू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर शैल रिटर्न ब्लैंक स्पेस एन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो विद इन होगा ना, किसी टाइम पीरियड के लिए विद इन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड हमारा है सरप्शियस। ठीक है, तो सरप्शियस का जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीक्रेट। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर से सिनोनिम आपको चूज़ करना है। वर्ड हमारा है इनैनिएशन। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा लेथार्जी हो जाएगा। ठीक है, सुस्ती। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट आपको बताना है। वर्ड हमारा है क्या, इम्ब्रोग्लियो। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पोजर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। तो जैसे इम्ब्रोग्लियो का मतलब जैसे होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, तो कॉम्पोजर का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी काम या फिर इन कंट्रोल, है ना, एक अच्छी बैलेंस सिचुएशन में। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे वर्ड हमारा है बीक्वेस्ट, तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो बीक्वेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा विड्रॉ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक कोटेड पार्ट है, तो यहाँ पे आपको उसका ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो देखिए सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सो आई थॉट आई वॉज डन विद। ठीक है, तो ये हमारा कोटेड पार्ट है। डन विद व्हेन द मैनेजर आस्क्ड मी टू हैंड इट इन। तो अब डन विथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं डन फॉर यूज़ करके। ठीक है, ये एज अ फ्रेज यूज़ होता है। तो डन फॉर का मतलब जो हमारा होता है कि मतलब जैसे किसी पर्सन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो मीन्स कि टू बी इन अ सीरियस ट्रबल, है ना, मुसीबत में होना। तो सेंटेंस के हमारे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से डन फॉर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा कि जब प्रोजेक्ट मैंने मतलब कंप्लीट नहीं किया था, तो जब उसके बारे में हैंड ओवर करने की बात होगी तो वो मुसीबत में फंसने की स्थिति में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है डन फॉर ये होगा करेक्ट। अब यहाँ पे फिर देखिए कोटेड पार्ट हमको उसका ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा यहाँ से है कि रोहन वाज अपसेट एंड सो पिक्ड अप हिज फूड वाइल हिज कजिन्स एट हार्टली। तो पिक्ड अप को हम इम्प्रूव करेंगे। ऑप्शन सी जो है इसको चूज़ करेंगे, है ना, पिक्ड एट। तो ये भी एज अ फ्रेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि पिक्ड एट का चूँकि मतलब होता है कि खाने के रूप में यूज़ होता है, जैसे बेमन से खाना, है ना। तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि रोहन वॉज अपसेट एंड सो पिक्ड एट हिज फूड वाइल हिज कजिन्स एट हार्टिली। मतलब कि जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको कि ईट फूड इन पीसेज एंड विदाउट एन्जॉयमेंट, है ना, और विदाउट एपेटाइट। तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ईडियम है हमारा एडम्स एल। तो एडम्स एल बोलते हैं किसको, वाटर को। ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट।
चलिए अगला प्रश्न है कि एट वंस विट्स एंड, तो इसका जो मीनिंग बताना है आपको ईडियम का, इस वाले का भी। ये हो जाएगा हमारा टू गेट पजल्ड, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट, एट वंस विट्स एंड। अगला प्रश्न है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको चूज करना है कि टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, ठीक है, तो ये होता है एब्डिकेट, ऑप्शन सी जो है, मतलब कि स्वेच्छा से पद को त्याग देना, त्याग करना, एब्डिकेट। अगला प्रश्न है कि वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति का मकबरा है तो उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ जो दिए हुए आपके वर्ड्स हैं कि एपिग्राफ, एपिटॉम, एपिक्योर या फिर एपिटाफ, तो ऑप्शन डी जो है एपिटाफ बोलते हैं उसको, ठीक है, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो 4 अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, तो जो ऑप्शन सी में है सीडेंटरी, है ना, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो सीडेंटरी को हम ऐसे लिखेंगे, ये स्पेलिंग लिखी है और इसका मतलब होता है गतिहीन, ठीक है, ऑप्शन सी जो है दिस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड आपको फिर से चूज़ करना है, तो देखिए शॉफर, कमिटी, वेटरीनरी या फिर रिपीटेंस, ठीक है, तो इनमें कौन सा वर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो जो शॉफर लिखा हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये शॉफर की स्पेलिंग यहाँ पे हमने लिखी है, आप इसको देख लीजिए। तो शॉफर बेसिकली वो होते हैं कि समवन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और रेंटेड यू कैन से व्हीकल और ऑटोमोबाइल, तो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड था और ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। अब अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार एम्पियर के लिए इलेक्ट्रिक करंट लिखा गया तो फैथम के लिए क्या लिखेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसको एम्पियर में मेज़र करते हैं, तो जो फैथम होती है ना, तो ये जल की गहराई को मापने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। अब जिस प्रकार 5 3 4 के सामने 2 लिखा गया है, तो अगला पेयर इसी हिसाब से दिए हुए ऑप्शंस में से क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो लॉजिक इसका देखिए कुछ इस प्रकार से है, 5 3 4 लिखा हुआ है पहला नंबर, ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है कि 5 + 3 = 2 करके, है ना, 8, और ये जो 4 है इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 4 से 8 डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके का पैटर्न किस पेयर में फॉलो हो रहा है, तो मान लीजिए हम डी वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो 9 + 9 ये पहले 2 डिजिट हो गया, तो ये 18 आ गया। अब 18 को तीसरा वर्ड हमारा 9 है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ठीक, तो ये वाला जो लॉजिक है हमारा सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ऑड चूज़ करेंगे कि बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी या फिर स्नूकर, ठीक, तो इसमें जो हमारा ऑड है वो कौन सा है। तो चूँकि देखिए हॉकी, स्नूकर और बेसबॉल, ठीक है, ये सब हाथ से खेलने वाली चीज़ें हैं जिसमें किसी ऐसे लकड़ी से बनी हुई वस्तु का हम यूज़ कर रहे हैं। फुटबॉल जो है वो सिर्फ पैर से खेलते हैं, है ना, तो ऑप्शन जो फिलहाल ये लॉजिक हमें लगता है इसमें नहीं है, स्नूकर यहाँ पे चूज़ किया गया, तो ये भी ठीक है, अपनी जगह पे हो सकता है। चूँकि बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी जो है ये सब एक तरीके से कह लीजिए आउटडोर गेम्स हैं, है ना, एक ऐसे बाहर के कोर्ट में खेलते हैं, बट स्नूकर जो है वो इंडोर में भी खेल सकते हैं, और एक बेसिकली टेबल पे ऐसे बॉल्स वगैरह होती है ना, उसको खेलते हैं, तो ये लॉजिक भी कुछ हद तक यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो चूज़ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे और चूज़ करना है 4 वर्ड्स, मतलब कि ऑप्शंस में 3-3 वर्ड के पेयर हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका लॉजिक जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है, हमने लिखा है, तो जैसे पहला हमने लिया वर्ड पेयर, तो क्या है BOH, तो B की पोजीशन क्या है 2, ठीक, उसमें क्या ऐड हो गया हमारा 6, तो ये 8 यहाँ पे आया, H होता है 8 नंबर पोजीशन पे, ठीक है, अब H में हमने 7 को ऐड करा, तो ये क्या आ गया 15, है ना, तो 15 किसका कोड है O का, तो कुछ इस प्रकार से पहला पेयर है। तो अब इसी लॉजिक पे हम बाकी के ये पेयर्स को देख लेते हैं। तो ERK को देखिए, तो चूंकि E क्या है 5th पोजीशन पे, इसमें हमने क्या ऐड किया 6, तो क्या आ गया 11 आ गया। अब 11 पे क्या होता है हमारा K, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम 7, तो क्या होता है 7 ऐड करेंगे तो हमारा 18 आएगा। अब 18th प्लेस पे होता है हमारा R, ठीक है, तो ये पेयर ठीक है, ERK यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा देखिए HUO, अब H का कोड क्या होता है हमारा 8, ठीक है, इसमें 6 ऐड किया हमने, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे N आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है O, सॉरी हाँ O आ रहा है, ठीक, तो O का कोड क्या होता है 15, तो यहाँ पे क्या सीधे सीधे ऐड हो रहा है 7, तो ये एक तरीके से ऑड निकल गया है ना, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे देखिए वर्ड लिमिट्स होती हैं, तो ये पूरा यहाँ तक क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी वाले में देख लेते हैं इसको।
इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 तथा 84 किलोग्राम है को 3 तरह के गेहूं क्रमशः ए बी सी से पूरी तरह भरा गया। ठीक, अब तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद जो मिक्सचर होता है फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा जो है वो किलो में कितनी होगी। ठीक, अब यहाँ पे नीचे इसको ऑप्शंस देख लीजिए, 10, 12, 14 या फिर 16। ये किलो में इसकी वैल्यू है, तो इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो गेहूं हमारे पास देखिए जो पहले टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं हम गेहूं की। तो क्या दिया हुआ है, 24, 36 और 84। इसको टोटल करेंगे तो ये हो गया आपका 144 kg। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि तीनों को मिक्स कर दिया गया, तो तीसरे डिब्बे में ए वाला गेहूं जो है उसकी मात्रा पूछी जा रही है। तो अब देखिए क्या है, ए वाला गेहूं 24 किलो है ना, ए से भरा था, तो ये 24। अब टोटल हमारा जो गेहूं आ गया कितना, 144 kg। और सी तीसरे डिब्बे के लिए निकालना है, तो तीसरा डिब्बा है ये सी वाला है ना, 84। तो यहाँ 84 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो गया आ जाएगा 14 kg। ठीक, तो ये तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की जो मात्रा होगी, जो मिक्सचर भरा गया था, तो 14 kg ए वाला गेहूं होगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, फिर ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी वाला सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। अब क्या है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, जैसे मान लीजिए 100 हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो अब क्या कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो 100 में से 70 वोट मिल गया विनिंग कैंडिडेट को, और जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको मिले होंगे फिर 30% वोट। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको कितना, 15,400, इतने मतों से वो जीत गया। तो अगर ये 40% की मान लीजिए वैल्यू आपको दी है, तो 1% की निकाल लीजिए। तो 1% के लिए क्या हो जाएगा आपका, 15,400 बटे 40। ठीक, अब इस वैल्यू को यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, 15,400 बटे 40 जो है हमारा, है ना, 1 वोट की वैल्यू मान लीजिए है। ठीक, तो अब निकालना है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वो 30% मान लीजिए, यहाँ पे 30 वोट उसको मिला, तो क्या हो जाएगा ये 440 बटे, माफ़ कीजिएगा, 440 नहीं, 400 है, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे। और इंटू 30। ठीक, 15,400 बटे 40 इंटू 30। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के कितना, 11,550। ठीक, तो ये हारने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर, ये करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ WWW। ठीक, तो ये क्या होता है, इंटरनेट को बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके जो कह लीजिए आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। ईथरनेट किसका एक उदाहरण है। ठीक, तो ईथरनेट हमारा जो है वो लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि एक डोमेन का नाम .edu.us के साथ समाप्त होता है तो वह क्या है। तो देखिए .edu.us, तो पहले भी हमने आपको बताया कि डोमेन नेम्स में जैसे edu है तो ये होता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, और यूएस चुकी है, तो जैसे इंडिया में .in होता है ना, ऐसे डोमेन नेम्स में, तो जो यूएस है वो अमेरिका का हो गया। तो एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन यूएसए, तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी के अंदर, ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। तो जो पुष्प है ये संज्ञा का रूप है, विशेषण नहीं है, बाकी के 3 जो है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, तो भवन, आयुध, प्राध्यापक या फिर आँख। आँख जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला आपको इसमें से शब्द चुनना है। तो देखिए, समत लिखा है, समिति लिखा है, समिति लिखा है या फिर समिति लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है हमारा, समिति, कमिटी इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम जो है वो कृष्ण का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण का पर्याय इसमें से जगन्नाथ भी है, केशव है, माधव है, बट केटव जो है यह नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही है। अगला प्रश्न है कि जलज का क्या अर्थ होता है। तो जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सर्वज्ञ के लिए सही विकल्प चुनिए। तो सर्वज्ञ वो होता है जिसे सब विषय में जानकारी हो, है ना। फिर योगी का सही विलोम शब्द चुनना है। तो रोगी, भोगी, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचारी। तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना योगी आदित्यनाथ, तो वो योगी हैं और जो भोगी होगा वह इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अंशु, प्रकाश, रश्मि या फिर मयूर। तो मयूर जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीन ऊपर के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में किसके साथ बम फेंका था। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या फिर राजगुरु। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। आप हमें यह बताइए कि यह किस वर्ष की घटना थी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, और ये किस नदी के कह लीजिए तट पर स्थित है। तो अलकनंदा नदी जो है इसके तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी मतलब कि फॉल्ट वैली जो होती है उससे होकर प्रभावित होती है। तो नदियां हमारी कौन कौन सी हैं, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी। तो ताप्ती नदी जो है यह जो है फॉल्ट वैली से होकर बहती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है ना, कोरल कह लीजिए या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉल उसको बोलते हैं। तो हमारा न्यूमर, कार निकोबार, अंडमान या फिर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो एपेनाइंस है, आल्प्स है, जूरा है या फिर पायरेनीज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है पायरेनीज, ये आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है यूरोप के अंदर। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये किससे संबंधित था, मतलब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं। तो सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग जो थे इनसे संबंधित था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा होता है। तो आयरन, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। तो अगर इसको लॉजिकल भी सोचे आप तो आमतौर पे महिलाओं या फिर पुरुषों में भी जैसे आयरन, सोडियम, फास्फोरस ये सब की इन सब में सबसे ज़्यादा कमी होती है ना, उसकी दवा वगैरह खाते हैं। तो कैल्शियम जो है इनमें से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये आपका संबंधित था हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। ठीक है, तो आज़ादी के समय जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में चल रहा था तो उस समय करीब 560 से ज़्यादा रियासतें थी छोटी बड़ी भारत के अंदर। तो उसमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे। तो उस समय उस्मान अली खान थे यहाँ पे हैदराबाद में, है ना, तो उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था। तो हैदराबाद स्टेट को इंडिया में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। मिलिट्री एक्शन था ये बेसिकली हैदराबाद स्टेट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक, तो ये भी कुछ ब्रिटिश कह लीजिए पॉलिटिशियंस के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें से जो ऑस्टिन थे, है ना, ऑप्शन ए में जो लिखा है, ऑस्टिन ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, ऑप्शन ए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो जो सिख किंगडम कह लीजिए इसके सबसे आखिरी राजा जो थे ये दलीप सिंह थे। ऑप्शन डी। द इनिशिएटिव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेकन बाय। ठीक है, तो जो संविधान भारत का है उसमें अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसकी पहल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, है ना, विधानसभाओं में नहीं होती है। तो कुल मिला के संसद के किसी एक सदन में, है ना, इनिशिएट अगर कोई प्रपोजल होता है, कोई प्रस्ताव आता है तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं।
तो ई इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी थे, ठीक है। तो जैसे कि कांग्रेस के दो फ्रैक्शंस हो गए थे ना, एक एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे। तो फिरोज शाह में था गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये सब जो है वो मॉडरेट्स में थे। एक्सट्रीमिस्ट में इसमें थे कौन, आपके बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए एफॉरेस्टन मतलब वन रोपण करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, ये हेल्प करेगा। रेन वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर करेंगे, तो ये भी आपको हेल्प करेगा मेंटेन करने में। बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, जैव मंडल भंडार, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उनका मैनेजमेंट होगा, है ना, स्टोरेज होगा, उनका रख रखाव होगा, तो वो भी मैनेज करेगा। बट अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, है ना, पेड़ ही काट देंगे, तो ये तो संतुलन खराब करेगा ना। तो ऑप्शन ए जो है ये इस प्रश्न के लिए सही है। अगला प्रश्न है कि अ कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना, जो बीपीएल कैटेगरी आप देखते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो मतलब कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन में ये है कि एक भारत सरकार द्वारा कमिटी का गठन किया गया, नए कह लीजिए स्टैंडर्ड्स जो है ना, पॉपुलेशन जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है उनके पॉपुलेशन के एस्टिमेशन के लिए एक कमेटी गठित की गई। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये कमेटी बनी थी सुरेश तेंदुलकर के अंडर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी है। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंडरेंस इन द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक क्या है। तो अगर इनकम ही लो है तो ये एक तरीके का बाधक है वित्तीय समावेशन में, है ना। किसी इकॉनमी में मतलब एक देश है तो उसमें सभी फाइनेंशियली कह लीजिए डिपेंडेंट हो, है ना, सब एक सेट पैटर्न के अंदर सक्सेसफुल हो आगे। तो अगर इनकम लो है तो ये एक हिंड्रेंस है। इलिटरेसी है तो मतलब कि कई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाएगा इससे भी। लैक ऑफ बैंक ब्रांचेस, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का हिंड्रेंस है, क्योंकि मान लीजिए अगर बेसिक फैसिलिटीज़ आपको रूरल एरियाज़ में नहीं मिले, है ना, हिंटरलैंड्स वगैरह में नहीं मिले, तो जब कोई एक कह लीजिए जो ऑफिशियल फाइनेंशियल कह लीजिए जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो आ नहीं पाएंगे, है ना। तो जो जैसे फिर ऐसे रीजन्स में क्या होता है कि जो मिडिल मैन होते हैं, है ना, थर्ड पार्टी लोग होते हैं जो ऐसे लोन वगैरह ले लेते हैं, तो लोग उनके चक्करों में फंस जाते हैं, फिर उनका पैसा गबन कर जाते हैं वो सब। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ बल्कि वो तो उनके लिए नुकसानदायक हो गया। तो ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकों का अभाव जो है ये भी उसी में है। तो कुल मिला के जो तीनों ऑप्शन है, दीज आर द हिंडरेंसेज इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑप्शन डी। आखिरी प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। तो गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन सी। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले दिनों में सॉल्व करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।